अब आते हम वेदों के ऊपर और एक एक करके एक एक वेद की बात करते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद में टोटल 1028 श्लोक हैं। ये 1028 श्लोक कुल 10 मंडलों में बटे हुए हैं, जिनमें से 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है वो प्राचीन मंडल है, जबकि मंडल संख्या 1, मंडल संख्या 8, मंडल संख्या 9 और मंडल संख्या 10 ये अपेक्षाकृत नवीन मंडल हैं। ऋग्वेद में प्रसिद्ध गायत्री महामंत्र की चर्चा तीसरे मंडल में की गई है। इस महामंत्र से आमतौर पर सभी सनातनी भाई बहन अच्छी तरह से परिचित होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, तो ये जो मंत्र है इसे हम गायत्री महामंत्र कहते हैं। ये गायत्री महामंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें कि गायत्री महामंत्र किसे समर्पित है, तो सूर्योदय से, सूर्य का उदय होने से पहले जो सूर्य का स्वरूप होता है उसे ही हम सावित्री कहते हैं, और उन्हीं सावित्री या सविता को ये गायत्री महामंत्र समर्पित है। इसी प्रकार ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त के अंतर्गत ऐसी कल्पना की गई है कि मानो समाज नहीं होकर एक दैवीय पुरुष हो। दूसरे शब्दों में बोलूं तो समाज की तुलना एक दिव्य पुरुष के शरीर से की गई है। जब समाज यानी सोसाइटी को हम किसी पुरुष के या किसी व्यक्ति के शरीर से कंपेयर करते हैं, शरीर से इसकी तुलना करते हैं, तो ये जो तुलना होती है ये तुलना कहलाती है क्या? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी। इसे हम समाज का सावयवी सिद्धांत कहते हैं। अगर वैज्ञानिक विवेचन की बात करूं तो समाज का जो सावयवी सिद्धांत है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी है, दैट वाज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, वैज्ञानिक विवेचन हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। लेकिन अगर हम इसके उद्भव की बात करें तो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में समाज और शरीर के बीच एक तारतम्यता, एक समता देखने को मिलती है। जिस प्रकार शरीर कई सारे अंगों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार ऋग्वेद कहता है समाज भी कई अंगों से मिलकर निर्मित हुआ है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग स्वतंत्र नहीं है बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, उसी प्रकार समाज के भी ये अंग स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। ये सभी मिलकर के ही एक सिस्टम, एक व्यवस्था तैयार करते हैं। ये समाज के सभी अंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तथा जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का कोई ना कोई निश्चित कार्य होता है, कोई ना कोई निश्चित फंक्शन होता है, उसी प्रकार समाज के भी हर अंग का एक निश्चित कार्य होता है। जब हम समाज की विवेचना इन 3 बिंदुओं के आधार पर करते हैं, पहला बिंदु क्या कि समाज का निर्माण कई अंगों से मिलकर होता है, दूसरा ये अंग सेपरेट नहीं है बल्कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, और तीसरा कि समाज के हर अंग का कोई ना कोई निश्चित कार्य होता है। और जब तक हर अंग अपने पूर्व निर्धारित कार्य का संपादन करते रहते हैं तब तक समाज व्यवस्था बनी रहती है, वरना सामाजिक व्यवस्था में विघटन आरंभ होने की गुंजाइश, आरंभ होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो यह है समाज की सावयवी व्याख्या, समाज का सावयवी विवेचन। अब हम बात करते हैं 10वें मंडल में क्या बात कही गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह बात कही गई है कि समाज जो है एक शरीर है, इस शरीर के मुख से, इसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वह व्यक्ति होता है जो हमारे नौनिहालों को, हमारी संतानों को, हमारे बच्चों को ब्रह्म ज्ञान
यानी ब्रह्मांड के विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना, ब्राह्मण कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जाति से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो ब्रह्मांड में ज्ञान की जितनी शाखाएं विद्यमान हैं उनमें से किसी एक शाखा या अनेक शाखाओं का ज्ञान हमारे बच्चों को प्रदान कर रहा है तो वो ब्राह्मण है। यू कैन से कि जो टीचर है, जो हमें ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर रहा है, जो गुरु है, वो ब्राह्मण है। फिर वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। खैर, अगर मैं वैदिक समय की बात करूं तो उस समय तो जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम था ही नहीं। कास्ट सिस्टम इज द प्रॉपर्टी, इज द फीचर ऑफ पोस्ट वैदिक इरा। पोस्ट वैदिक काल में जातियां आई। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम ब्राह्मण वर्ण की बात करें तो ब्राह्मण वर्ण का मतलब हो गया वह व्यक्ति जो ज्ञान प्रदान करता है। इसके बाद दूसरा क्या कि उस दैवीय पुरुष की भुजाओं से, इसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय मतलब होता है जो सुरक्षा प्रदान करे। क्षत्रिय शब्द छतरी से बना हुआ है। छतरी मतलब छाता, जो हमें सर्दी से, जो हमें गर्मी से, जो हमें धूल से, जो हमें आंधी से, जो हमें बाहर से आने वाले किसी भी पार्टिकल से सुरक्षा प्रदान करे। उस अम्ब्रेला, उस छाते को छतरी कहते हैं। उसी प्रकार जो हमारे समाज का छत्रक हो, जो हमारे समाज का छतरी हो, जो हमारे समाज को सुरक्षा प्रदान करे, हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, हमारी धन, हमारी संपदा को सुरक्षित रखे, उसे क्षत्रिय कहा गया। इसके बाद तीसरा है वैश्य। वैश्य की उत्पत्ति जांग से बताई गई है, थाई से बताई गई है। ऐसा कहा गया है कि दैवीय पुरुष की जांग से वैश्य उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जांग अगर मजबूत है, अगर जांग मजबूत है तो पूरा शरीर मजबूत रहेगा, क्योंकि पूरे शरीर की स्ट्रेंथ, पूरे शरीर की मजबूती इस वैश्य वर्ण की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ट्रेड एक्टिविटीज है, उसी पर डिपेंड करती हैं। वैश्य का काम है पूरे समाज का भरण पोषण करना, पूरे समाज के खाने पीने की व्यवस्था करना, खाने पीने का बंदोबस्त करना। और इसके बाद है चौथा वर्ण, जिसे शूद्र वर्ण कहा गया है। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति पैरों से बताई गई है और ऐसा माना जाता है कि पैर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिस पर पूरा शरीर टिका होता है। शूद्र वर्ग को सेवक वर्ग भी कहा जाता है, यानी जो पूरे समाज की सेवा करे उसे शूद्र कहा जाता है। अब मैं प्रयास करता हूं कि जो वैदिक समाज है, वैदिक समाज का एक प्रैक्टिकल इमेज आपके सामने रख सकूं। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार। यहां इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय समाज में न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी परिवार का मतलब हमेशा ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार होता है जिसे कुल कहा जाता है और हर कुल का एक मुखिया होता है, परिवार का मुखिया होता है जिसे कुलप कहा जाता है। एक कुल में यानी एक परिवार में मिनिमम 5 से 7 लोग और मैक्सिमम 10 से 12 लोग तक हो सकते हैं। हम यहां अपनी सुविधा के लिए मानकर चलते हैं कि एक ज्वाइंट फैमिली में 10 मेंबर्स होते हैं। ओके, 10 मेंबर्स का एक ज्वाइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार बनता है। ओके, अब इसके बाद क्या, 10 परिवारों को मिलाकर 10 परिवार हो गए और हर परिवार में 10-10 सदस्य हो गए। तो इसका मतलब 100 लोग या 10 परिवार मिलाकर
जो समूह बनता है उस समूह को ग्राम कहा जाता है। ओके, आज के गांव नहीं है ये। आज के गांव और ग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो वैदिक ग्राम है, ये वैदिक ग्राम खाना बदोश है, ये चलायमान है, ये एक परमानेंटली इनका कोई एड्रेस नहीं है। अब इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद 10 गांवों का, 10 ग्राम का समूह, 10 ग्राम का समूह हो गया। 10 ग्राम के समूह में 1000 लोग हो गए। 1000 लोगों का जो ग्रुप है उसे विस कहा जाता है, और विस का मुखिया विस्पति होता है। विस का मुखिया क्या होता है, विस का मुखिया विस्पति होता है। और इसके बाद लगभग 10 विस का जो समूह होता है, 10 विस का समूह मान लिया जाए तो 10 विस का समूह मतलब 10,000 लोगों का समूह, 10,000 लोगों का समूह, ये कहलाता है जन। ये जन होता है। ओके, जन का मतलब हो गया एक पूरा कबीला, एक पूरी कम्युनिटी। अब इसके आगे देखते हैं, यहां आइए, तो ये जो ग्राम है, एक ग्राम यानी 10 परिवारों का समूह एक ग्राम हुआ, तो 10 परिवारों का समूह एक ग्राम। और ग्राम का एक गोत्र। गोत्र क्या, गोत्र वह जगह है जहां पर ये 10 परिवार अपनी गाय बांधते हैं, अपनी गायों को या अपने गोधन को जहां पर ठहराते हैं, जहां पर बांधते हैं, उस स्थान को गोत्र कहा जाता है। और एक गोत्र का मुखिया एक ऋषि होता है। ऋषि वही व्यक्ति जो अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान को अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी को जस का तस हस्तांतरित करने में सक्षम होता है। उस व्यक्ति को, उस सक्षम व्यक्ति को ऋषि कहते हैं। तो हर एक गोत्र का एक नाम, और वो नाम उस ऋषि के नाम पर रखा जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये जो ऋषि है, ये ऋषि का नाम अगर सपोज कर ले कि गौतम है, तो ये गोत्र बन गया गौतम गोत्र, यानी इन 10 परिवारों का गोत्र गौतम गोत्र कहलाएगा। अगर उस ऋषि का नाम वत्स ऋषि है, वत्स ऋषि है, तो फिर क्या होगा, फिर इन 10 परिवारों का जो गोत्र होगा वो वत्स गोत्र होगा। एक ही गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते, आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ये सभी सगोत्रीय कहलाते हैं। ओके, अच्छा, एक गोत्र भी एक प्रकार का समूह हो गया। तो एक गोत्र के लोगों का एक गौशाला, और सिमिलरली एक गोत्र के लोगों की अपनी एक पाठशाला। इस पाठशाला को हम गुरुकुल कहते थे, गुरुकुल। और गुरुकुल का जो हेड होता था, गुरुकुल का जो मुखिया होता था, वो ऋषि होता था। ये जो ऋषि है, ऋषि ही गुरुकुल का मुखिया कहलाता था। ओके, तो अब इसके आगे चलते हैं। इस ऋषि का उत्तरदायित्व क्या है, इस ऋषि की जिम्मेदारी क्या है कि ये पूरे गांव के यानी पूरे 10 परिवारों के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा कैसी, एक ऐसी शिक्षा जिसमें शारीरिक, जिसमें मानसिक, जिसमें बौद्धिक, जिसमें नैतिक विकास की संपूर्ण संभावनाएं मौजूद हों। ओके, एक ऐसी शिक्षा प्रदान करे। साथ ही साथ शस्त्र की शिक्षा प्रदान करे, शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की शिक्षा प्रदान करे। ये गुरुकुल, इस गुरुकुल में कोई भी, इस पूरे ग्राम का जो बच्चा होता था वो आता था इस गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने। बाकायदा कई प्रकार के गुरुकुल में उसके संस्कार संपन्न किए जाते थे। उनकी चर्चा मैं संस्कारों वाले सेक्शन में अलग से करूंगा। अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लो कि
गुरुकुल में आकर के शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा प्राप्त करने की जो उम्र होती थी वो 25 वर्ष तक होती थी। एक बालक 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गुरुकुल से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई उसकी पूरी हो गई, पढ़ाई पूरी करने के बाद जो बालक गुरुकुल में ही रह जाता था और दूसरे नए बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता था, वो या पढ़ाने की जिम्मेदारी लेता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। ओके। इसके बाद गुरुकुल से निकल करके जो व्यवसाय शुरू कर देता था, व्यवसाय कैसा व्यवसाय होता था कि बेसिकली जो वैदिक इकोनॉमी थी वो गाय पर आधारित थी। यानी गाय से जो प्राप्त उत्पाद होते थे, जैसे दूध, दही, घी, ये जो उत्पाद होते थे, इन्हीं उत्पादों को ले जाकर के बेचा जाता था। चूंकि खेती होती नहीं थी, अनाज होता नहीं था, कपड़ा होता नहीं था, सारी चीजें दूसरी कम्युनिटीज से इंपोर्ट की जाती थी, यानी खरीदी जाती थी, क्योंकि हमारे वैदिक आर्यों के पास सिर्फ दूध, दही, घी, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। तो ये दूध, दही, घी लेकर जाते थे कहां? दूध, दही, घी लेकर के ये आसपास के जो सेटल्ड कस्बे थे, जो स्थायी तौर पर बसे हुए कस्बे होते थे। अगर हम उस समय की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर होते थे, उन शहरों के बाहर ये आर्य लोग अपना सामान, अपना उत्पाद ले जाकर के बेचते थे, और उसके बदले में उन्हें जो असरफियां प्राप्त होती थी, उसके बदले में उन्हें जो पैसा प्राप्त होता था, मुद्रा प्राप्त होती थी, उससे वो अनाज परचेज करते थे, उससे वो अपने समुदाय की जरूरत की दूसरी सामग्रियां प्राप्त करते थे, और ये उनका डेली का काम होता था। और ये दूध ले जाते थे और उधर पूरी कम्युनिटी को चलाने के लिए, पूरे अपने गांव को चलाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो लेकर आते थे, और जरूरत के हिसाब से सब में बांट दिया जाता था। कोई भी चीज किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक एंशियंट कम्युनिज्म था, एक आदिम साम्यवाद की व्यवस्था थी। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो व्यवसाय कर रहा है ये अपने लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, पूरी कम्युनिटी के लिए कर रहा है। अब क्या होता था कि जब ये जाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सामान बेचने, तो कई बार जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, यानी जैसे हड़प्पा के लोग हैं या मोहनजोदाड़ो के लोग हैं, इन्हें अपमानित करके या इनका इंसल्ट करके उन्हें भगा देते थे। तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगाना जरूरी होता था। अगर इस प्रवृत्ति पर रोक ना लगा तो समस्या गंभीर हो जाएगी। फिर इस पूरी कम्युनिटी के भरण पोषण के सामने एक चुनौती उत्पन्न हो जाएगी कि भाई किसे अपना सामान बेचेंगे, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उत्पाद खरीद कर इन्हें अनाज नहीं देते, इन्हें कपड़े नहीं देते, इन्हें जरूरत की दूसरी सामग्रियां अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो ये किसको अपना सामान बेचेंगे। इसलिए अगर किसी ने आर्यों या आर्य व्यवसायियों से पंगा लिया है तो उसका अकल, उसका दिमाग ठिकाने लगाना बहुत जरूरी हो जाता था। और इस काम के लिए एक व्यक्ति होता था जिसका नाम होता था राजन। राजन के नेतृत्व में, राजन की अगुवाई में हर गांव से कुछ नौजवान, कुछ नवयुवकों को युद्ध कला में तैयार किया जाता था, लड़ने के लिए तैयार किया था। हालांकि जैसे मैंने बताया कि वैदिक सभ्यता में हर व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र दोनों में माहिर होता था, तो इसमें कुछ स्पेशल तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती थी। हर कोई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन सभी अगर लड़ाई करेंगे, जैसे वैश्य भी अगर लड़ाई करने लगा तो फिर
वो अपना काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता था, इसलिए एक स्पेशल कोर, एक स्पेशल टीम बना दी जाती थी। ये टीम का नेतृत्व राजन किया करता था। इसका काम होता था जन की सुरक्षा करना, जन की सुरक्षा करना, जन की सुरक्षा के साथ जन की धन की भी सुरक्षा करना, गोधन की सुरक्षा करना भी इनका काम होता था। तो ये क्षत्रिय कहलाते थे। ओके। और इन सभी के असिस्टेंट के तौर पर, यानी ब्राह्मणों के असिस्टेंट के तौर पर, या जो क्षत्रियों के असिस्टेंट के तौर पर, या वैश्यों के असिस्टेंट के तौर पर जो लोग काम करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। यहां इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आज शूद्र शब्द कहने से जो एक हमारे दिमाग में परसेप्शन क्रिएट होता है, उस तरह का परसेप्शन उस समय नहीं था। यानी उस समय इस वर्ण के साथ कोई अस्पृश्यता या कोई नीच होने का भाव, नीच होने का बोध जुड़ा हुआ नहीं था, जैसा कि आज के समाज में पाया जाता है। शूद्र वर्ण भी दूसरे जो 3 वर्ण थे उन वर्णों के समान ही प्रतिष्ठा, उन वर्णों के समान ही समाज में सम्मान प्राप्त करता था। बस शूद्र वर्ण के साथ कुछ समस्याएं थी। समस्याएं क्या थी कि जैसा मैंने कहा कि यहां परिवारों से जो बच्चे होते थे उनको गुरुकुल भेजा जाता था। तो जो बच्चे गुरुकुल में जाकर शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे किसी कारणवश, चाहे मानसिक कमजोरी के कारण या उन रुचिगत जो उनकी प्रॉब्लम्स है, यानी उनका पढ़ाई लिखाई में या गुरुकुल में रहने में वो उनका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है, गुरुकुल में जाके उन्होंने पंगा कर लिया और गुरुकुल से उन्हें निष्कासित कर दिया। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे, कहां, हर गांव में या हर विश्व में कुछ ऐसे बच्चे भी होते थे जो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे या जिन्हें गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिल पाता था। ऐसे बच्चे ही आगे चलकर दूसरों की सेवा करते थे। ऐसे लोग ही शूद्र कहलाते थे। बाकी शूद्र या गैर शूद्र के साथ किसी भी प्रकार का कोई जो डिफरेंस, एक डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, वैदिक समाज में विद्यमान नहीं था। तो ये पूरी वर्ण व्यवस्था थी। और ध्यान यहां एक बात का ये भी रखना है कि कोई बच्चा ब्राह्मण बनेगा या कोई बच्चा क्षत्रिय बनेगा या कोई बच्चा वैश्य बनेगा, ये गुरुकुल से ही डिसाइड होता था। ये परिवार को इसका डिसीजन लेने, परिवार को इसका निर्णय करने की का अधिकार नहीं होता था। ओके। तो गुरुकुल में गुरु किसी खास बच्चे की जिस विषय में रुचि देखता था वो उस विषय की तरफ ही उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसे शेप देता था और कालांतर में चल के वो उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर उस वर्ण का सदस्य बन जाता था। तो ये पूरी एक फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते थे। अगर मैं वर्ण और जाति व्यवस्था के बीच डिफरेंस की बात करूं, इसके बीच अंतर की बात करूं, तो बहुत बेसिक से डिफरेंस है। वर्ण को वर्ण कहा जाता है जबकि जाति को कास्ट कहा जाता है। ये कास्ट शब्द जो है वो बेसिकली जाति शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है और मूलतः ये पुर्तगाली शब्द है। यानी इस शब्द का उपयोग, कास्ट शब्द का उपयोग पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कास्ट शब्द पुर्तगाली, कास्ट यानी जाति व्यवस्था पुर्तगाली लेके आए। जाति व्यवस्था पोस्ट वैदिक युग से ही शेप लेना शुरू कर चुकी थी। ओके। जब पुर्तगाली आए, जब अंग्रेज आए, तो उन्होंने जाति को कास्ट कहा। जाति शब्द की बात करें तो हमारे यहां जाति शब्द जो होता है, जाति का मतलब होता है जन्म, जात मतलब होता है जन्म। तो इस आधार पर यह कहा जाता है
तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब समाज में एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी स्टेटस, उसकी परिस्थिति जन्म से ही तय होती है, तो उस व्यवस्था को हम जाति व्यवस्था कहते हैं। ओके, जब किसी व्यक्ति की का जो सोशल स्टेटस है वो जन्म से ही तय हो जाता है, तो इस सिस्टम को हम कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में क्या है, जन्म से तय नहीं होता है। यहां जन्म से नहीं बल्कि यहां कर्म से तय होता है। ओके, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। कर्म बदलकर, कर्म मतलब अपना जो कार्य है, जो पेशा है, जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, जो ऑक्यूपेशन है, उसको बदल करके वर्ण बदला जा सकता है। जबकि जो जन्म पर आधारित है तो वो तभी बदलेगा जब फिर से जन्म मिलेगा। ओके, यानी जब फिर से जन्म मिलेगा तभी जात बदल सकती है। इस जीवन काल में अब जात बदलना संभव नहीं है। वर्ण की बात करें तो वर्ण केवल 4 थे। जातियों की बात करें तो जातियां 2000 से अधिक है, और उपजातियों को भी अगर इसमें शामिल कर लिया है तो 10,000 से अधिक उपजातियां पूरे भारत में पाई जाती हैं। वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता थी, यानी इट वाज अ डायनेमिक सिस्टम, जबकि ये स्टैटिक सिस्टम है। गतिशीलता का मतलब है एक व्यक्ति को पूरी अपॉर्चुनिटी थी, पूरा अवसर था अपने ही जीवन काल में अपनी वर्ण को बदल सकता था, अपनी वर्ण स्थिति को बदल सकता था, जबकि कास्ट सिस्टम में संभव नहीं है। वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, चारों वर्णों के बीच में कोई बहुत अधिक डिस्क्रिमिनेशन या ऊंच नीच का भाव, हायरार्की का सिस्टम ऐसा कुछ नहीं था। जबकि इस कास्ट सिस्टम में ये हायरार्किकल डिवीजन, यानी एक जो पद सोपानिक विभाजन पाया जाता है, वर्टिकल डिवीजन होता है ये। इसमें कोई जाति जो होती है श्रेष्ठ होती है, कोई जाति निम्न होती है। ओके, जैसे ब्राह्मण को हमेशा सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शूद्र को हमेशा सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। बाकी की जो बीच की जातियां हैं जिसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी जो कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटीज की स्टेटस रीजन बाय रीजन चेंज होती रहती है। कहीं पर पाटीदार बहुत जो सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, तो कहीं पर कुशवाहा मौर्य लोग सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, कहीं चौहान बहुत सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित होते हैं, तो कहीं पटेल, तो कहीं पाटिल होते हैं। ये एक रीजनल जो डिफरेंशिएशन ये बीच में स्टेटस के अकॉर्डिंग पाया जाता है। जबकि वर्ण सिस्टम में इस तरह का कोई वर्टिकल डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता था। तो मित्रों, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।